Getting into as a permanent member of the UN Security Council is a very big deal. Okay. Precisely because it's a very big deal, it will not happen easily. Because the world is, in reality, not a particularly generous place. Countries have to struggle for what they get. And the current structure, was formed in 1945. It reflected a kind of outcome of the Second World War. The five winners of the Second World War, in a way, are the current non-permanent members. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियाज मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता से संबंधित जो विवाद है, जो मुद्दा है, उसको आज की सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम जानते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग को क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सुरक्षा परिषद क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। इसकी स्थापना कैसे कैसे हुई थी, ये पूरा हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे इसकी संरचना के बारे में कि ये किस तरीके से काम करती है, इसमें कितने मेंबर्स हैं और इनका चुनाव किस तरीके से किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट में जानेंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडियाज़ मेंबरशिप, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की मेंबरशिप के दावे क्या क्या हैं, भारत क्यों यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे की इश्यूज, आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर बनने से रोकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं भारत की सदस्यता के सामने, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के बाद, और साथ में उसका वे फॉरवर्ड भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता क्या है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना, सबसे पहले आप ये समझिए कि किस दौर में इसकी स्थापना हो रही है। तो ये टाइम है 1945, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। तो इससे पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक, उसने पूरे विश्व में भारी तबाही मचाई थी। और इस विश्व युद्ध के कारण पूरे विश्व में बहुत सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई थी पूरी तरीके से, और साथ में जान माल की भी बहुत यहाँ हानि हुई थी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो देश हैं बहुत सारे विश्व के, वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तलाश कर रहे थे, एक ऐसे संगठन की तलाश कर रहे थे जो पूरे विश्व में एक शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को कायम कर सके। तो इन्हीं परिस्थितियों में एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आता है, यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन के ही 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये देखेंगे कि इन्हीं 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर सुरक्षा परिषद, और इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 के आधार पर इसकी स्थापना हो रही है। और उसके बाद जैसा कि मैंने अभी बताया 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनको आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं। और उन्हीं एक ऑर्गन में से यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल भी आता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी वही रहेगी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी कायम करना, और साथ में हेडक्वार्टर इनका आप देख लें यहाँ पे न्यूयॉर्क में है। अब इसके बाद बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा से ऐसा नहीं रहा है कि यहाँ पे 5 ही मेंबर हैं जो परमानेंट हैं, उसके बाद 10 अदर मेंबर्स हैं जो कि नॉन परमानेंट हैं। हमेशा से ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहा है। तो इसमें ना 1963 में भी एक रिफॉर्म हुआ था। तो ऐसा भी नहीं है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात कुछ नई है या आज ही चल रही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी इसमें रिफॉर्म हो चुके हैं। तो अगर हम प्रेजेंट स्ट्रक्चर की बात करें कि यूनाइटेड नेशन में वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान समय में यहाँ पे टोटल 15 मेंबर हैं, जिनमें 5 मेंबर P5 कंट्रीज हैं। P5 कंट्रीज मतलब पावर 5। अब ये पावर का क्या मतलब होता है सर? पावर 5 का मतलब है ऐसी कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो यहाँ पावर का मतलब न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पावर 5 कंट्रीज के आप नाम देख सकते हैं। इसमें यूनाइटेड नेशन है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है और यूनाइटेड किंगडम है। अगर हम बात करें इंडिया की करंट कंडीशन की कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया किस तरीके से सदस्यता रखता है, तो इंडिया अभी यूनाइटेड नेशन में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है। और ये अभी 2021 में चुना गया था, और 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर को चुना जाता है। तो भारत की मेंबरशिप 2022 तक रहने वाली है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो अब बात करते हैं इनके इलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, 5 जो मेंबर हैं वो तो परमानेंट हैं, लेकिन बाकी के जो 10 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिनको हम नॉन परमानेंट मेंबर्स कहते हैं,
इनका इलेक्शन हर साल जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है और जनरल असेंबली हर साल 5 लोगों का चुनाव करती है। तो यहां पे क्या होता है, टोटल 10 मेंबर हैं लेकिन 5 मेंबर कंट्रीज का चुनाव किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 मेंबर कंट्रीज हर साल रिटायर होती हैं, उनकी जगह 5 नई कंट्रीज को चुना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से फिर नेक्स्ट ईयर फिर 5 कंट्री रिटायर हो जाएंगी और फिर 5 मेंबर्स वहां पे चुन लिए जाएंगे। इस तरीके से ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका टर्म 2 ईयर्स का होगा, जो नॉन परमानेंट मेंबर होंगे। अब ये जान लीजिए कि ये जो टोटल 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इनको कौन कौन से क्षेत्रों से चुना जाता है। तो देखिए यहां पर 5 जो मेंबर हैं 10 में से, वो अफ्रीका और एशिया से चुने जाएंगे। उसके बाद जो बाकी का एक मेंबर है वो पूर्वी यूरोप से आएगा, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से आएंगे और 2 सदस्य वेस्टर्न यूरोप से आएंगे। तो इस प्रकार से ये टोटल 10 सदस्य हो जाते हैं जिनका चुनाव जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंडिया की मेंबरशिप की, कि आखिर इंडिया की मेंबरशिप का क्या दावा है यूनाइटेड नेशन में, आखिर क्यों इंडिया यहां पे डिमांड कर रहा है, कौन कौन से दावे हैं इंडिया के यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता को लेकर। तो देखिए, एक तो इंडिया ये बात करता है कि देखिए 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उस समय जब ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड चल रही थी कि हमें एक शांति बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, तो उस समय फाउंडिंग मेंबर्स में से इंडिया एक था। तो अगर यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, तो ऐसे में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ये तो बहुत सारी ऑब्वियस सी बात हो गई। लेकिन इसके बाद भी अगर हम बात करें तो इंडिया को अभी तक 8 बार एज अ नॉन परमानेंट मेंबर चुना जा चुका है। अब 8 बार चुना जा चुका है, इसका मतलब कुछ तो विशेष बात होगी इंडिया में, कुछ तो लीडरशिप क्वालिटी होगी इंडिया में, जिसकी वजह से 8 बार इंडिया को चुना जा रहा है। ठीक है, तो एक तो हमारा दावा ये है। दूसरा दावा ये है कि जैसे यूनाइटेड नेशन का जो ऑब्जेक्टिव है पीस बनाना, पूरे विश्व में शांति व्यवस्था ये बनाना चाहते हैं। अब शांति व्यवस्था बनाने के लिए आपको एक आर्मी रखनी पड़ती है कि अगर मान लो कहीं पे कोई एग्रेशन हो गया, कोई वॉर हो गया, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पीस कीपिंग फोर्स रखनी पड़ेगी, वो आपको भेजनी पड़ती है। अब यूनाइटेड नेशन की अपनी कोई पीस कीपिंग फोर्स नहीं है। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स बनती कैसे है? ये बनती है मेंबर कंट्रीज से। तो जैसे इंडिया इसका एक मेंबर है, यूएस है, रशिया है, तो ये सारे मेंबर्स मिलके एक अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी आर्मी भेजते हैं और वो पीस बनाने का काम करती है अलग अलग जगहों पे। तो अगर हम बात करें कि पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का है। टोटल जो P5 कंट्रीज हैं, मतलब पावर 5 कंट्रीज हैं, उनसे भी ज्यादा पीस कीपिंग फोर्स जो है वो हमने डिप्लॉय की है अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो ये एक हमारा दावा बनता है इंडिया की मेंबरशिप का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया पूरे विश्व में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मतलब सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली डेमोक्रेसी है। और धीरे धीरे हम लोग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश भी बनने वाले हैं, और शायद सेंसस के बाद आप देखेंगे कि इंडिया जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हो जाएगा। तो ऐसे में जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे विश्व की, और जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है, तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया, अगर हम इकोनॉमी के बेसिस पर देखें तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो अगर 5th इतनी बड़ी इकोनॉमी है और उसको आप यूनाइटेड नेशन में जगह नहीं दे रहे हैं एज अ परमानेंट मेंबर, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ये हमारी मेंबरशिप का एक दावा है। इसके अलावा इंडिया एक दावा और करता है कि देखिए, जो आपने यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर बनाया है वहां P5 कंट्रीज है, मतलब पावर 5 या परमानेंट 5। तो परमानेंट 5 कंट्रीज का मतलब क्या है? देखिए, परमानेंट 5 कंट्रीज का मतलब है कि इन सभी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो अगर आपने न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के बेसिस पर इनको सदस्यता दी हुई है, तो भारत भी तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो भारत को भी उसी आधार पे आपको यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए। ये हो गया एक क्राइटेरिया। नेक्स्ट, इंडिया जो है, ऐसा नहीं है कि इंडिया केवल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ही सदस्यता मांग रहा है। इससे पहले इंडिया बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी जो ट्रीटीज हैं, उनका भी मेंबर रह चुका है। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, भारत MTCR का एक सदस्य देश है, यहाँ पे मेंबरशिप मिली हुई है भारत को। ऐसे ही वासेनार अरेंजमेंट में भी भारत को जगह मिली हुई है, भारत इसका भी मेंबर है। तो अगर ये इतने बड़े बड़े मेंबरशिप हैं, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहाँ पर इसका मेंबर इंडिया को बनाया गया है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया को एक मेंबर बनाया जाना चाहिए। ये हमारा एक दावा है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इंडिया जो है हमेशा से लीडर रहा है।
जैसे अगर हम अपनी आज़ादी की बात करें तो आज़ादी के बाद दो खेमे बने हुए थे, जैसे कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो पूरे विश्व में दो ध्रुव बन गए। एक पावर थी यूएसए और दूसरी पावर थी रशिया, या फिर यूएसएसआर हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले वो यूएसएसआर कहलाता था। तो इन दोनों के बीच में शक्तियों का हमेशा संघर्ष चलता रहता था। तो ऐसी कंडीशन में एक पोलराइज्ड वर्ल्ड बन गया था, ठीक है, दो पोल बन गए थे। तो ऐसे में इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया ने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको लीडरशिप प्रोवाइड की। मतलब वहां आपके पास एक ऑप्शन था कि आप या तो अमेरिका के साथ रहें या फिर आप रशिया के साथ रहें, लेकिन उन कंट्रीज का क्या होगा जो किसी के भी साथ नहीं जाना चाहती, जो किसी भी खेमे में नहीं जाना चाहती। तो उन कंट्रीज को लीड किया था इंडिया ने। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही यूनाइटेड नेशन बना उसके बाद से ही इंडिया ने अपने लीडरशिप रोल को दिखाया पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और आज भी इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का लीडर है। तो अगर इंडिया की लीडरशिप क्वालिटी इतनी बेहतर है तो ऐसे में एज अ लीडर इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ये भी हमारा एक दावा है। अब हम बात करते हैं इश्यूज कि आखिर इंडिया की मेंबरशिप को मिलने में क्या क्या इश्यूज आएंगे। तो इसमें हम तीन इश्यूज मेनली डिस्कस करेंगे। तो पहला डिस्कस जो क्रिटिक्स हैं, पहला हम ये डिस्कस करते हैं जो क्रिटिक्स लोग हैं, जो आलोचक हैं भारत की मेंबरशिप के यूनाइटेड नेशन में, वो ये बोलते हैं कि इंडिया ने अभी तक एनपीटी पर साइन नहीं किया है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किया है, और ना ही भारत ने सीटीबीटी पर साइन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो अगर भारत इन दोनों ट्रीटी पर साइन नहीं करता तो भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप भी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी ट्रीटीज हैं जो बैन लगाती हैं किसी भी न्यूक्लियर टेस्ट को करने से और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रसार करने से। तो अगर इंडिया इसका साइन नहीं करता तो ये एक चैलेंज वाली बात है। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें, चाइना के पास वीटो पावर है। तो जैसे ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को परिवर्तित करने के लिए, उसमें मेंबरशिप को एक्सटेंड करने के लिए कोई रिजोल्यूशन लाया जाता है, चाइना उस पर वीटो कर देता है कि नहीं नहीं, इंडिया को ऐसे नहीं आने दिया जाएगा। वो जो है कुछ ना कुछ बात बना के इंडिया की मेंबरशिप को जो है उसके लिए वीटो कर देता है। मतलब वो कोई चेंज अभी नहीं चाहता यूनाइटेड नेशन में। इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, तीसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया हालांकि पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, बहुत सारे लीडिंग इंडिकेटर्स में इंडिया की परफॉर्मेंस बड़ी खराब हो रही है। जैसे आप डेमोक्रेसी इंडेक्स देखें, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी इंडिया की पोजीशन जो है वो खराब है। इसके बाद आप सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में और देखें, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, इसमें भी इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो उतनी बेहतर नहीं है। तो ये एक चैलेंज बन रहे हैं कि इतनी बेहतर कंट्री होते हुए, इतनी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन होते हुए, अगर आप लीडिंग इंडिकेटर्स में अपनी पोजीशन को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक चैलेंज बनता है, आपके लीडरशिप क्वालिटी पर ये एक क्वेश्चन मार्क बनाता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिया के बेनिफिट की, क्या क्या आखिर इंडिया को बेनिफिट होंगे अगर उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है। तो सबसे पहली बात, ये इंडिया को अपनी जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक जो क्लाउड हैं उनको एक्सटेंड करने में मदद करेगा। मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि अपनी वो भूभौतिक और भूभौगोलिक और भू आर्थिक, ठीक है, तो इनको भारत जो है एक्सटेंड कर सकता है, इनका प्रसार कर सकता है। अब मैं आपको मतलब समझाता हूं यहाँ पे कि जियो पॉलिटिकल का मतलब क्या है। देखिए, जियो पॉलिटिकल का मतलब होता है जैसे इंडिया की पोजीशन क्या है पूरे एशिया में, तो भारत दक्षिण एशिया में आता है। तो यहाँ पे जियो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, जैसे यहाँ दो बड़ी शक्तियाँ हैं, एक चाइना बड़ी शक्ति है, एक भारत बड़ी शक्ति है। तो इनके बीच में आपस में कुछ पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो भारत क्या कर सकता है, भारत को अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है तो ऐसे में इंडिया पूरे एशिया में बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर सकता है, ठीक है। जैसे भारत की एक परियोजना है सागर, वो हिंद महासागर में जो है अपना लीडरशिप रोल प्ले करना चाहता है, ऐसे ही वो जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें एक लीडरशिप रोल प्ले करना चाहता है। तो ये सब बड़ा आसान हो जाएगा। उसी तरीके से जियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं उनको भी इंडिया अपने फेवर में ला सकता है अगर परमानेंट मेंबर बन जाता है। तो जियो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब वही है, जियो इकोनॉमिक का मतलब है भू आर्थिक। मतलब अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था का उपयोग अपनी भू राजनीतिक मंशाओं को पूरा करने के लिए करते हैं तो ये हमारा जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया को एक बेनिफिट होगा। उसके बाद दूसरा बेनिफिट इंडिया के लिए क्या है, देखिए अभी तक इंडिया की जो पहचान है, इंडिया की पहचान है कि भारत डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, लोकतांत्रिक धारणाओं को सपोर्ट करता है और जो इंटरनेशनल लॉ है उसका पालन करता है।
तो अभी तक भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालनकर्ता के रूप में है। लेकिन अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन जाते हैं तो हमारा जो रोल है वो चेंज हो जाएगा। हम ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पालन करने वाले बनेंगे बल्कि ग्लोबल रूल मेकर भी बन जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बनाने वाले भी बन जाएंगे। तो ये दूसरा इंडिया के लिए बेनिफिट होगा। तीसरा बेनिफिट इंडिया के लिए क्या होगा? तीसरा बेनिफिट ये हो गया कि जो भी हमारे यहाँ पर ग्रेट पावर की पॉलिटिक्स होती है, जैसे अमेरिका की पॉलिटिक्स है, चाइना की पॉलिटिक्स है, रशिया की पॉलिटिक्स है, इस तरीके के जो बड़े बड़े देश हैं उनकी जो पॉलिटिक्स है उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी आता है। लेकिन अगर हम परमानेंट 5 मेंबर्स में आ जाते हैं, P5 कंट्रीज में, यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबरशिप में आ जाते हैं, तो हमारे ऊपर इन पॉलिटिक्स का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कैसा ऐसे होता है। देखिए, इंडिया के ऊपर एक बड़ी समस्या है आतंकवाद, है ना। पाकिस्तान से प्रायोजित होता है आतंकवाद हमारी तरफ, तो वो एक बड़ी चैलेंज है। अब इंडिया क्या करना चाहता है? इंडिया ये चाहता है कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मदद से उन पर बैन लगा दिया जाए। लेकिन चाइना क्या करता है? चाइना बार बार वीटो कर देता है। क्यों? क्योंकि चाइना पाकिस्तान का अलाई है, उसका एक दोस्त है। इसलिए अगर हम कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं पाकिस्तान के टेरर ग्रुप के ऊपर तो चाइना वहां पे एकदम वीटो कर देता है। तो ये चाइना की पॉलिटिक्स है। तो चाइना की पॉलिटिक्स हमारे हितों को प्रभावित कर रही है। लेकिन अगर हम खुद परमानेंट मेंबर बन गए तो वहां पे हम अपने हितों को पूर्ति आसानी से कर सकते हैं, हमारे ऊपर किसी दूसरे की पॉलिटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सारी बातें हो गई इंडिया के बेनिफिट के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वे फॉरवर्ड के ऊपर कि अगर हम आगे हम इसमें अगर लिखना चाहें अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो क्या लिखेंगे। तो देखिए, हम अपने एग्जाम में ये लिख सकते हैं कि अधिकांश देशों द्वारा भारत को उभरती हुई शक्ति के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। और इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे। देखिए कैसे एग्जाम्पल लेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच में अगर जो युद्ध हुआ था उसको आपने देखा हो तो वहां पे यूक्रेन के प्रधानमंत्री द्वारा भी शांति स्थापित करने के लिए भारत से मदद मांगी गई थी। अभी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक युद्ध जैसी संभावनाएं हो गई हैं, युद्ध छिड़ गया है। वहां पे भी जो आर्मेनिया है उन्होंने भारत से अपील की है शांति व्यवस्था के लिए। तो इस तरीके से पूरे विश्व ने भारत की लीडरशिप क्वालिटी को, लीडरशिप रोल को काफ़ी सराहना की है उसकी। तो ये हम लिखेंगे और साथ में हम ये लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जैसी प्रणाली को लोकतांत्रिक होना चाहिए और लोकतांत्रिक होने के नाते भारत जैसे देश को इसमें अपनी सदस्यता देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक कॉम्प्रीहेंसिवली यूपीएससी एग्जाम के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम कवर करेंगे एक न्यू टॉपिक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।